तो सर आपने आपका कहना यही है यहाँ पे, मैं जिस तरह से आपकी बातों को समझा कि एक ऐसा संस्था हो कि अंधा के लिए कोई अलग सा फीलिंग हो, जो भी अंधा भी नहीं बोल सकते हैं, सो कॉल्ड डिसेबल भी नहीं बोले, स्पेशल चाइल्ड भी नहीं बोलो क्योंकि टर्मिनोलॉजी हो गया है। कि अब अंधा बोल देते हैं, बहरा बोल देते हैं। दे हैव अ यूनिक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आप कह रहे हैं ना, कि इंक्लूड कर देना। जब एजुकेशन की बात आएगी, ठीक है ना, तो ये आप चाह क्या रहे हैं? मतलब अंधा का फीलिंग हो, सॉरी सो कॉल्ड अंधा, मतलब मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा, या हेयरिंग प्रॉब्लम में जो बच्चा है उसको इंक्लूसिव किया जाए, तो ये क्या डायमेंशन है, किस डायमेंशन में आप देखना चाह रहे हैं? बेसिकली मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जैसे आप देखें कि कोई इंसान अगर वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वेदना को समझने के लिए हमें भी अंधापन का महसूस होना चाहिए। इसीलिए ये एजुकेशन में कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि शुरुआत से ही बच्चे इसको एहसास को समझ पाए कि ये आदमी देख नहीं पा रहा है तो इसके साथ दर्द है, उसको एहसास कर पाए। तो अगर बचपन से ही हम लोगों को इस तरह से एहसास कराया जाए, तो जब बड़े ये बच्चे बनेंगे तो उन जो देख नहीं पा रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सार्थक पॉलिसी और नियम कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते। तो ये सरकार के समझ या लोग जो जुड़ रहे हैं या पॉलिसी फ्रेम पर है, तो इसके आइडिया को सर को लें और समझे। और मैं सर से बोलूंगा कि आप स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा पढ़िए। मैं जब मैंने P2020 जो आया वो पढ़े, या मैं और पुरानी चीजें रिपोर्ट्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एक टर्म्स है, हमारे करिकुलम में पढ़ाई जाती है, उसको देखे। ये अच्छा आपका विचार लगा मुझे। सर मेरा सवाल ये हट के थोड़ा सा, कि आपकी संस्था को मैं जब आते समय देख रहा था, दशरथ मांझी शिक्षण संस्था, तो दशरथ मांझी की मूवी देखी मुझे याद है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो उस मैंने से होता है ना कि मूवी इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो दशरथ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक डायलॉग है। तो ये मांझी, दशरथ मांझी का नाम ही क्यों आपने चुना है संस्था के लिए? आप चाहते तो अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का नाम ले सकते थे, सावित्री फुले फुले का ले सकते थे, बड़े बड़े जो संस्था जो लोग हैं जो समाज को उतार के लिए किए। फिर ये दशरथ मांझी का विचार कहाँ से आया आपको नाम के लिए सर? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। एक्चुअली इसमें मेरा लोकेलिटी का प्रभाव है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मार्जिनल फैमिली बहुत ज्यादा है। बोले तो इस परिवार के गरीब परिवार बहुत ज्यादा है इस एरिया में, मगध प्रमंडल में खास करके बहुत ज्यादा गरीब परिवार है, बहुत ज्यादा है जो शिक्षित है सबसे ज्यादा। तो मुझे ये समझ आया था कि ये उनके नाम से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, दशरथ मांझी जी के नाम से हो पाएंगे। हाँ, उनके नाम से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर साहब को लोग जानता भी नहीं है। ये परिवार जो अशिक्षित है, अम्बेडकर साहब को जानता भी नहीं है। अभी तो आप बोल रहे हैं ना, आप चलेंगे तो आपको, अभी मेरे बच्चे भी हैं, खैर तो इन लोग तो काफी जान गया है। लोकेलिटी कस्बा का बात हमारा बहुत सारे कस्बा, मतलब गांव में बच्चे क्या जानेंगे? आपको क्या लग रहा है अम्बेडकर साहब को सब जानता है, पूरे देश के लोग जानता है? मैं जिस हिसाब से मैं अपनी दुनिया देखता हूँ मुझे लगता है ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। आप तो अच्छे अच्छे लोगों को भी पूछेंगे तो अम्बेडकर जी के बारे में नहीं जानेगा। और ऐसा था कि दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काटा, तो जो लोकेलिटी एरिया में गरीब परिवार के, उनके परिवार लोग जुड़ गए मेरे से, इसीलिए मैंने इनका नाम रखा। अम्बेडकर साहब तो बहुत बड़े विचारधारा है ना भाई, उनका कल्पना भी, सोचना भी हमारे बस की बात नहीं है। उनकी सोच हमारे 0 निगेटिव समझिए उनके सामने। तो उनके लिए हमारा ये गरीब परिवार जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में मैंने रखा भी था नाम, तो आप कनेक्ट करना, लोग से जुड़ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए फिर रजिस्ट्रेशन के समय में दशरथ मांझी जी का नाम मैंने जोड़ा, ताकि वो कनेक्ट हो सके हमारे साथ। इसी का परिणाम है कि वहाँ के लोकल लोग और इस एरिया नालंदा, नवादा और इधर आसपास में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट के लोग वो ज्यादा कनेक्ट हो गए हमारे साथ। इसीलिए वो आपका कौन सा लोकेलिटी में ज्यादा काम किया, नाम क्या बताया आपने? नालंदा। नालंदा का जो गांव कस्बा, चंडी बताया, चंडी है प्रखंड, चंडी नालंदा का एक प्रखंड है, जहाँ पे 2-3 प्रखंड में काम किया, खास करके नगनौसा, चंडी
हरनौत, नूरसराय, ये हिल्स। आप मुझे वहाँ मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं ये सवाल मुझे हैरत कर दिया कि अम्बेडकर साहब को भी बहुत से गाँव के लोग नहीं मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा इसमें स्मार्ट मीडियम से कि आप मुझे वहाँ तक ले जाएँ, मैं उस लोग को कवर करूँ। अरे बिल्कुल, अभी आपको तो यहीं पे आपको मिलवा देंगे जो कि नहीं जानता है, आपको उतना दूर जाने। अभी मैं ऑपरेशनल एरिया हमारा बोध गया है, इधर बहुत सारे गांव सुदूर गांव है जहाँ पे एक भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं, तो वहां पे जाके पूछिए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कौन है। आजादी की 75 साल 76 साल के बाद भी ऐसा आश्चर्य की क्या बात है। मुझे शॉकिंग लग रहा है क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना, मैं गांव में जा रहा हूँ डेली, मेरा एक्टिविटी देखेंगे तो कोई ना कोई गांव में मैं जाता हूँ, तो वहां पे जा करके मैं देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। कुछ इंसिडेंट बताएंगे सर ऐसा कि वो कैसे नहीं जान पा रहे या कारण क्या है, या मतलब वो लोगों को नहीं जान पा रहे हैं, या क्या आपको लगता है? अब इतने गांव कस्बे में आप करीब से रहे हैं और देखा है, समझा है, तो क्या कारण हो सकता है जो अभी तक वो संविधान के जो बनाने वाले हैं उसको जान नहीं पा रहे हैं? सर क्या आपको लगता है सर? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सब एजुकेशन का ही दोष है, सिस्टम का ही दोष है। अब कहो कैसे? अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे नवोदय में, तो लगता है कि 7 या नहीं, कभी नवोदय में पढ़ाया ही नहीं गया अम्बेडकर जी के बारे में। आप देख लो उठा के, 11th-12th में शायद है एक टॉपिक, लेकिन 10th तक अम्बेडकर जी के बारे में बताया ही नहीं गया। आप सीबीएसई पैटर्न देखिए ना, दूसरा को मैं क्या बताऊं। आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को पूछे कि अम्बेडकर जी कौन है, बता देगा? आपको लगता है? पैटर्न में नहीं है। आप चेक तो करो, कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, अगर उसके पैटर्न में रह गया सिलेबस में, तभी ना बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ये गंभीर लगता है मुझे वो सारा। वो एक तरह से समझिए तो अम्बेडकर जी को कैप्चर करने की कोशिश है कि उनको जान ना पाए। आप जिस तरह से इंग्लिश को भी उन लोगों ने अपना बंद कर दिया, गांव में नहीं पहुंचने दिया। आपको पता है जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था, 5 में जी। तो इंग्लिश इम्प्लीमेंट ही हुआ था 6ठा से मेरा। इससे पहले आप इंग्लिश नहीं जानते थे? पहला से 6ठा में ही इंग्लिश आया मेरे जीवन में। 6ठा क्लास में आपने इंग्लिश सीखा? पढ़ा, शुरुआत किया, सेंटेंसेस वगैरह शुरुआत किया। अब बताओ, अगर आज भी बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया जाता 3रा-4था से, या उसमें भी ABCD शुरू होता है, तो बच्चे इंग्लिश कहाँ से पकड़ पाएंगे? अम्बेडकर जी को और कहाँ से जानेंगे? तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र बना रखा है लोग ने कि गरीबों को गरीब ही रहने दो ताकि मेरा झंडा ढोएगा। सही बात है। अगर वो चाह लेता कि गरीब आदमी की समझ बढ़े तो उसके लिए कार्य करता। आज थोड़ा सा मैं इस बात को थोड़ा सा मैं दूसरे नजर से भी देखता हूँ। ये देश में जो भी ये एजुकेशन सिस्टम है, उसमें यह विडंबना है कि अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ाया जाता है। यही विडंबना है कि वो फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। जो आप बोले ना, जो देख नहीं पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, उसकी समझ हमें पैदा होने ही नहीं दे रहा है। तभी तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते, अहमियत नहीं समझते है ना, उसकी कोई जरूरत महसूस करता है। तो इस कारण भी हमारे बच्चे जान नहीं पाते कि अम्बेडकर साहब है कौन। उसके पास अम्बेडकर शब्द जाता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पा रहा। न एजुकेशन में उसका माई बाप अनपढ़, वो कहाँ से बताएगा? और हमारे जैसे लोग जाता है, एक दिन बताइएगा, दूसरा दिन भूल जाएगा। उसका शाब्दिक अर्थ है, बहुत बड़ा सेंस है ना, लेकिन कितना जान पाएगा जब तक पढ़ेगा नहीं। तो इसको जो चेंज है या पहुंचाने के लिए मतलब आपकी संस्था कुछ कर रही है, या क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को, कैसे उनका पहुंच सके? क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं आज गांव भी जाता हूं तो देखता हूं कि लोग के पास मोबाइल है, बहुत सा चीज है। तो ये पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, या 10 साल 20 साल के बाद क्या देख रही है आप अपने संस्था में? कैसे इसको देखना चाहेंगे, या किस तरह से सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं तो यही चीज कह रहा हूँ कि जिस तरह से अम्बेडकर साहब ने मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाया, तो उनके कार्यों को मैं एक्सेप्ट करके ही कार्य कर रहा हूँ, ताकि वो मानव बन सके। जैसे अभी भी जिंदगी वही जी रहा है लोग जो 78 वर्ष पहले था, आज भी वही सफाई कर रहा है, आज भी वही चूहा मार रहा है, आज भी वही कर रहा है। तो उनको कहाँ तक हम दे पाए? कहीं नहीं।
न एजुकेशन में उसको आगे दे रहा है, न रोजगार में दे रहा है, न कुछ। जहां तक क्या दे रहा है उसको, फ्री में चावल दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो सो कॉज के लिए कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज तो उनको बरगला करके फुसला के रखने वाले औजार है। तो ये कैसे अवेकन होंगे सर, ये जिंदा कैसे होंगे? मेरा ये कहना है कि जैसे आपकी संस्था है, तो आपकी संस्था में कुछ बच्चे को लाया, उनसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया और जागरूक किया, तो क्या ऐसे ऐसे आप जैसे लोग आए, या लोग कैसे जानेंगे? एक तो होता है ना कि समाज आपसे सवाल करेगा कि आपने क्यों नहीं अवैध कराया, है ना? तो ये आप कैसे, क्या आप सोचे इसके बारे में सर? ये चीज तो हम लोग आपसे, जैसे आप भी कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं, कुछ न कुछ समझ दे रहे हैं, समाज को, सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में ले जाने के लिए सबकी जरूरत है। यहाँ पे जो जो तंत्र है हमारा, बड़े तंत्र है जो डिसेबल है, हाँ, आप कोट करते हैं ऐसे कि हाँ, आपको लगता है या आप कोट करते हैं? वो डिसेबल है ही, है ही। बिल्कुल। अगर वो चाह लेगा तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। वो 1 से 10 तक सरकारी में पढ़ता है, 1 में 40 बच्चा, 4 बच्चा बचता है जी। और इसमें भी आप देखेंगे को बच्चा को जो ड्रॉप आउट होता है, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है देश में। बोल लेने वाला नहीं है कि बच्चा इतना मेधावी है, दिल्ली से लौट के आ रहा है, क्या रीजन है, ड्रॉप आउट क्यों लिया, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। तो फिर वो गरीब परिवार कहां से उठ के आएगा आपके साथ? सही बात है सर। तो फिर इसके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। इस पॉलिसीज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, या कोई फ्रेम, बिल्कुल देखना चाहिए उसको। सारा आम इंसान टैक्स भरता है, उसकी जवाबदेही, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं, तो उसकी जवाबदेही है ना कि इन बच्चों को भी रोके। ड्रॉप आउट के लिए कोई पॉलिसी नहीं, उसके लिए वही कोई सरकारी स्कूल में कोई पेरेंट मीटिंग नहीं होता, किसी तरह का ऐसा अवेयरनेस एक्टिविटी नहीं होता है उसको जोड़ सके, और जोड़ने के बाद उसका डेटा जारी नहीं होता है कि कितने ड्रॉप आउट बच्चों को हम लोगों ने जोड़ा और उसको फॉलो अप किया। एडमिशन लेना सरकार का कंपलसरी है, लेता है, लेकिन कब तक रखा, ड्रॉप आउट हुआ, उसका कोई मतलब रिटेंशन नहीं है। और जब एडमिशन ले भी लिया तो उसको फॉलो अप करने की कोई जरूरत नहीं। बस बेटा तुम झंडा ढो मेरा, बस हमको वोट करो, यही सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो क्या आपकी संस्था इसके बारे में सोच रही है? जो आपने संस्था इसके बारे में क्या सोच रही है सर? आपकी संस्था, जैसे कि आप खुद ड्रॉप आउट हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसकी कारण है, क्या कारण रही वो मैं पूछूंगा आगे, कि मैं सवाल यहाँ पे रुक रहा हूँ। जैसे आप ड्रॉप आउट हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहां से बहुत सारे लोग होते हैं आप जैसे लोग, तो आपकी संस्था इस पे क्या देख रही है, या आप कैसे संस्था में हम बच्चों को जोड़ पा रहे? जैसे जो चीज आपके साथ हुई, ठीक है सर, जो चीज आपके साथ हुई, जो आपने झेला, वो और बच्चा नहीं झेले, तो वो संस्था आपकी तो इस पे सोचेगी ना। तो आप क्या सोच रहे हैं संस्था में? बिल्कुल, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे साथ अभी मैं बताया ना 250 बच्चों के आसपास हम लोगों ने किया है, एजुकेशन में मुख्य धारा में जोड़ा। तो मेरा एक अपना खुद का पॉलिसी है, एक छोटे सा स्तर पे है, मेरा बहुत सारा पॉलिसीज बना हुआ है। तो उसमें ये है कि जो हमारे यहाँ बच्चा आया, एडमिशन लिया, वो अगर ड्रॉप आउट होता है तो उसके माता पिता के पास जाते हैं, उसका सारी मजबूरी समझते हैं, फिर बुला के लाते हैं। अगर फिर कंटिन्यू पढ़ा, 10th पास किया, 12th पास किया, तो उसको फॉलो अप करते रहते हैं कि हमें और आगे क्या करना। अभी हमारे कम से कम 50-60 बच्चा है जो कि पटना में पढ़ रहे हैं, तो उसको मैं फॉलो अप करता हूँ। अभी भी आप कंटिन्यू से फॉलो अप करते हैं और डिटेल लेते हैं? यही तो है, मतलब यही है जो कि सरकार नहीं करते और लोग नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इंटर तक पढ़ा दिया, बस बात खत्म। तो फॉलो अप से आप क्या समझते हैं सर? हमको, ऑडियंस को बताइए कि फॉलो अप से क्या समझ रहे हैं? बोले तो जैसे उन बच्चों को जो मैं दहाड़ी मजदूर के बच्चे हैं उनको लाया, पढ़ाया, पढ़ाई करने के पश्चात उसको जब तक जॉब सेटलमेंट ना हो, जब तक उसको देख रेख करना। अगर मान लिया जाए कि नवोदय में मैंने भेज दिया, इस वर्ष हमारा 3 बच्चा का सिलेक्शन हुआ नवोदय में, नवोदय में भेज दिया, अब उसको सुध बुध नहीं ले रहा है कि बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, कि छोड़ दिया, वहां से भी ड्रॉप आउट हो गया। अगर उसकी देख रेख समझ नहीं, फॉलो अप उसी को बोलते हैं, फॉलो अप इसी को बोलते हैं। पूरा उनको जब तक वो सेटल ना हो जाए लाइफ में, तब तक आप उससे आप एज ए गार्जियन उसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये फॉलो अप ये भी है कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो जो सरकार नीति ला रहा है, पॉलिसी ला, उसमें ये शामिल करे
कि फॉलो अप उसको दे ग्रेजुएशन तक, मास्टर तक फॉलो अप किया जाए। हाँ, फॉलो अप किया जाए कि वहां तक पढ़ सके, या जिस फील्ड में जा रहा है उस फील्ड के लिए फॉलो अप आप उसको करें। ये आप सर, ये मेरा सवाल ये है कि आप अपने ही बच्चे, संस्था के बच्चे को फॉलो अप करते हैं, या आप देखते हैं समाज में कि यहाँ बच्चा ड्रॉप आउट स्कूल से क्यों हो गया, तो ये ऐसा आप कुछ करते हैं? अभी तो हमारे पास रिसोर्स की कमी है, मतलब ये आइडिया आपकी है? हाँ बिल्कुल है, मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, लेकिन एक छोटे से रूप में कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कुछ जरूरत की चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग वगैरह कुछ होता है, तो एक रोल मॉडल देश का बनाएंगे एक स्कूल, जहाँ पे इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो अप किया। हाँ बिल्कुल। वो जब तक बच्चा हमारा सेटलमेंट ना हो, उसका टारगेट, उसका जीवन का लक्ष्य, जब तक उसको फॉलो अप देना है, ये करने। अच्छा, आप इनिशिएटिव मुझे लगा ये फॉलो अप वाला। मैं सवाल सर फॉलो अप से थोड़ा सा हट के इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो ड्रॉप आउट की बात की कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, मतलब फ्रेंच से कर रहे थे, फ्रेंच पढ़ना, लैंग्वेज लेना दिल्ली में, और दिल्ली शहर जाना, एक छोटे से कस्बे से उठ के बिहार के दिल्ली शहर तक जाना, वहां से फिर ड्रॉप आउट कर देना, क्या कारण रहा सर इसे ड्रॉप आउट करने का? मेरा थोड़ा सा व्यक्तिगत इसमें कॉजेज हैं, खास करके मेरा पारिवारिक कॉजेज है, नॉट ये कि हम दूसरों को इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये था कि परिवार, हमारे पिताजी और माताजी दोनों बीमार थे और पैरालाइज्ड हो गए थे हाथ पैर से, फादर, तो माँ भी थी और दोनों परिवार उस समय थे, लेकिन किसी में ये समझा पिंटू भाई क्यों लौट गया, जाना था दिल्ली, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि तुम चले जाओ दिल्ली, हम तुमको सारा चीज व्यवस्था समझेंगे, जो भी यहाँ माँ बाबूजी बेड पर हैं उसको दुख सुख हम समझेंगे, ऐसा फॉलो अप करने वाला कोई नहीं, ये चीज है। तो ये भी एक परिवार और सिस्टम में दोष है कि अगर थोड़ा सा भी कोई कोऑपरेट करता तो मैं दिल्ली में पढ़ के निकलता और बढ़िया करता। क्या आप फिर से मुकम्मल, आपको ऐसा लगा था कि जब आए थे तो आपको फील हुआ था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से जाऊं और वहां पढ़ूं? कोशिश भी किया था, फील किया, बहुत कोशिश किया। कैसा लगा सर, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था से पढ़ने के बाद लैंग्वेज छोड़ के फिर आप वापस आए, तो उस तरह की उस समय के फीलिंग्स थोड़ा सा बताएं, मतलब किस तरह का? मेरे जीवन का बहुत दुखदायी पल था, लेकिन छोड़ के पुनः वापस जाना ये और दुखदायी हो जाता, क्योंकि आखिर माता पिता कर लिया था आपने? 5 लास्ट सेमेस्टर ही आपने ड्रॉप किया? 5 सेमेस्टर क्लियर हो गया। मेरा दोस्त आज भी मिस करता है हमें, और अभी तो मैं अपने दोस्तों से मिल के आया अभी राजस्थान में। स्टूडेंट आप कैसे थे सर यूनिवर्सिटी में? मीडियम थे, ऐसा नहीं। एनी इंस्पिरेशनल प्रोफेसर जो आपको इंस्पायर? हाँ, फरीदा मैम। तो आपने फरीदा मैम का फरीदा मैम इसलिए ना कि मेरे को वो फॉलो अप कर रही थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था दोस्तों से, थोड़ा सा टेंशन प्रेशर था, मोबाइल ऑफ कर दिए थे, तो वो जो मेरे अभी दोस्त हैं उन लोग बोल रहा था कि फरीदा मैम सबको फोन की है, जो मेरा दोस्त था, राहुल था, विवेक था, सबको फोन किया उन्होंने कि पिंटू को बुलाओ, जो भी दिक्कत है हम समझेंगे, लेकिन फरीदा मैम ये है कि उनके बारे में पता चला कि मुझे खोज रही थी। Any message that you want to convey to फरीदा मैम? क्या कुछ मैसेज जो फरीदा मैम को देना चाहेंगे इस ऑडियंस को, पहुंच जाए अब तक? खुशी है कि कम से कम वो हमारे लिए सोचे, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, काश और कोशिश करते तो हमारे पास पहुंच सकते। मैं फरीदा मैम से जी का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे के बारे में वो सोचती हैं, क्योंकि वुमन जो लौट जाते हैं गांव की ओर वो लोग देखते नहीं है। सो आपने दोस्तों का जिक्र किया सर, तो कुछ दोस्त बताए, जैसे एक बात पहले भी बता चुका कि शिशुपाल एक आपका दोस्त है, तो कुछ दोस्तों को कैसे याद करेंगे सर? मतलब अब सीरियस थोड़ा सा हो गया है तो अपनी दोस्त की यारी भी याद कराया जाए कि उम्र होता है क्या कि दोस्ती यारी होती है तो साथ कर देती है, तो कुछ दोस्तों को याद करें, या दोस्त कैसे जीवन में रोल प्ले किया आपके साथ? नहीं, वो दोस्त बहुत हमारे जीवन में रोल प्ले किया। एक्चुअली मैं बताया ना कि मेरे 2-3 दोस्त हैं, सोनू है, करणजीत है, और सारे दोस्त लोग ना मुझे काफी मदद किया स्ट्रगल के समय में। हाँ, जब मैं अलग हुआ घर से, तो जो 4-5 साल का मेरा जर्नी था, 5-6 साल का अकेले, तो उस समय मेरे दोस्त लोग सबने मदद किया, नो डाउट। वो हालांकि कोई एक होता है ना कि हाँ मांझी कम्युनिटी का, ऐसा नहीं, हमारा समझ वो सारे चीज को मैं समझता हूँ। अगर कोई कम्युनिटी का है कि फॉरवर्ड है, गलत है, ऐसा नहीं है,
वो आदमी गलत हो सकता है, कोई कम्युनिटी गलत नहीं हो सकता। सही बात। इसके लिए मैंने सॉरी भी बोला कि पंडित को मैंने वो पंडित भी बोल दिया, ऐसा नहीं। पार्टिकुलर वो आदमी था जो मेरे साथ ये गलत बिहेव किया, हाँ, तो उसके चलते हम पूरा को नहीं बोल सकते हैं। तो वही बात है, हमारे बहुत सारे फॉरवर्ड दोस्त और ओबीसी दोस्त और हमारे अपने दोस्त कम्युनिटी का, वो सभी लोग हमें बहुत मदद किया 5-6 साल, जिसके माध्यम से आज उनको याद भी कर रहा हूँ। एनी मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे, और कोई आपकी फेवरेट दोस्त है, या जैसे होते हैं ना कि किसी के फेवरेट दोस्त, या कुछ मैसेज बोलना चाहें इस मीडियम के थ्रू? सभी दोस्तों को आभार, चूंकि विषम परिस्थिति में सबने मदद किया भाई, किसी को मैं पार्टिकुलरली नाम लूंगा तो ये होगा, लेकिन मैं खास करके वो मेरे दोस्त जो मुझे पहली बार पनाह दिया अपना घर में, शिशुपाल जी को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप उस समय हमें समझा, एक रोहित जी हैं, रोहित जी, शिशुपाल जी, उन्होंने मुझे अपना भाई समझा और अपने घर में जगह दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज था। अब बाकी सभी दोस्त बाहर थे, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सब जॉब करते हैं। अभी मिलते हैं आप उससे कि या कुछ यादें हैं जो आप याद करें? या बस बढ़िया है वो दोस्त, सबको ऐसा भगवान करे दोस्त दे। रियली कहते हैं, वो चीजें लगता है कि नहीं, अगर दोस्त नहीं रहता तो आज इस मुकाम पे हम नहीं रहते। सही बात है, क्योंकि परिवार तो छोड़ दिए थे, दुनियादारी, माँ भी छोड़, बाबूजी भी छोड़ दिए, तो हमें तो साथ दिया दोस्त ही। और अपना डेडिकेशन कार्यों में, अपना डेडिकेशन होना चाहिए। जो भी आज कार्य कर रहे हैं उसमें अपना आपका लगन है ना, तो कोई भी मदद करने के लिए आ जाता है और वो मदद मिलता है। मैंने अनुभव किया है, रास्ते मिल जाते हैं। मैं अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, कारवां बनता गया, लोग आते गए।